नमस्कार दोस्तों, BHU LLB लीगल के लिए IPC की ये तीसरी वीडियो, जिसमें हम लोग 20 प्रश्न हो गए थे बाकी के 2 वीडियो में, और इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। तो प्रश्न, संदोष परिरोध को परिभाषित करिए, या संदोष परिरोध किसे कहते हैं। क्या होता है, जब एक व्यक्ति का संदोष अवरोध इस प्रकार किया जाता है कि वह जो है निश्चित परिसीमा से परे जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो। संदोष परिरोध क्या होता है, निश्चित सीमा से परे जाने से प्रतिबंधित कर दिया हो, तो उस व्यक्ति को इस प्रकार रोका जाना संदोष परिरोध कहलाता है। तो संदोष परिरोध सिंपली क्या है, किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से परे जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यह जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 340 में उपबंधित है, यानी 340 जो है संदोष परिरोध से है। संदोष परिरोध क्या होता है, निश्चित परिसीमा से बाहर जाने पे प्रतिबंध। जैसे ए को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार यह जो है दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। क ने यह का संदोष परिरोध किया। आपराधिक न्यास भंग, तो धारा 405 जो है आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। इस धारा के अनुसार जो व्यक्ति किसी संपत्ति पर कोई भी अधिकार किसी प्रकार उसको नष्ट किए जाने पर उस संपत्ति को बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग कर लेता है, या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार उस न्यास को संचालित करता है, या न्यास को संचालित करने वाला नियम या न्यास को संचालित करने के लिए अभिव्यक्त या विवेचित संविदा का अतिक्रमण करके संपत्ति को मनमानीपूर्ण ढंग से उपयोग करता है। तो मेन यही है, संपत्ति को मनमानीपूर्ण ढंग से उपयोग करना। तो करता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपत्ति से संबंधित उक्त कार्यों को सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। ठीक, तो न्यास को संचालित करता है या उसके संचालित करने वाले नियम से विपरीत जाकर जो है उस संपत्ति का मनमानी ढंग से उपयोग करता है, वो आपराधिक न्यास भंग है। 405 भारतीय दंड संहिता की धारा में है। मानहानि क्या है, तो भारतीय दंड मानहानि से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा है 499 से 502 तक में है। 499 से 502 तक अपमान या मानहानि के अपराध की संबंधित है। धारा 499 अपमान की परिभाषा देती है। 499 जो है अपमान की परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बोले गए शब्दों द्वारा या ऐसे लेखों द्वारा जिन्हें किसी के द्वारा जो है पढ़े जाने का आशय हो, या ऐसे लेख लिखता हो जो कोई पढ़े, या संकेतों द्वारा, बोले गए शब्दों द्वारा, लेखों द्वारा, संकेतों द्वारा दृश्य रूपण करके किसी अन्य व्यक्ति पर कोई लांछन लगाता है, तथा ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति को हानि होती है, तो यह कहा जाएगा कि उसने उस व्यक्ति का अपमान किया है। ठीक, ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति, रेपुटेशन को हानि होती है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने उस व्यक्ति का अपमान किया है। परंतु यदि लांछन लगाने वाला व्यक्ति यह साबित कर दे कि उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, यानी जो लांछन लगा रहा है, वो धारा 499 में दिए गए अपवादों के अंतर्गत आता है, यानी कुछ अपवाद भी दिए गए हैं धारा 499 में, तो वो अपमान करने या लांछन लगाने के दायित्व से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 499 अपमान के अपराधों को परिभाषित करते हुए उन अपवादों का भी उल्लेख करती है जिसके अंतर्गत बोले गए शब्द या लिखे गए शब्द या अपमानजनक संकेत जो है अपराध नहीं माने जाएंगे। सोहनलाल बनाम राज्य,
में कहा गया है कि मानहानि का अपराध का सार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का आशय या उस आशय के लांछन का प्रकाशन करके क्रियान्वित करने से है। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति का तात्पर्य ऐसे कथन से है ऐसे कथन से जो प्रथम दृष्टया मान हानिकारक कथन नहीं होता, परंतु उसका दूसरा अर्थ ऐसा होता है जो कि मान हानिकारक कथन साबित किया जा सकता है। अर्थात कभी कभी बोले गए या लिखे गए कथन प्रत्यक्षतः परिवादी को संबोधित नहीं किए जाते, लेकिन परिवादी यह साबित करता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में उसके प्रति लांछन और मान हानिकारक अर्थ रखते हैं। इसे जो है वक्रोक्ति कहा गया है। इसमें जो है बी सुबेर बनाम डॉक्टर पी.के. सुधाकरन केरलवाद प्रसिद्ध है। इसमें एक चिकित्सक व्यवसायी को उसका नाम लिए बिना व्यावसायिक व्याभिचारी और घटिया नैतिक चरित्र वाला कहा गया था। तो क्या है कि जो कथन पहले जो है हानिकारक नहीं लगता, परंतु दूसरे अर्थ मिल गया। जैसे कोई एक बेईमान व्यक्ति है, वो आपको आता दिखे, ग्रुप में आए और आपने देखी कि ये देखिए ये आग है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, तो ये यहाँ पे हो जाती है वक्रोक्ति। यानी सब जानते हैं कि वो बेईमान है, लेकिन आपने उन्हें चिढ़ाने के आशय से कहा कि ये देखिए ये सबसे ईमानदार व्यक्ति आ गए, तो यही होता है वक्रोक्ति। छल क्या है? तो पहले तो छल से संबंधित धारा है 415। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 छल को परिभाषित करती है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से प्रवंचना करके, प्रवंचना यानी झूठ बोल के, 415 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से झूठ बोलकर प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी पूर्वक उस व्यक्ति को कोई संपत्ति परिदत्त यानी परिदान करने के लिए उत्प्रेरित करता है, या उस व्यक्ति को किसी संपत्ति को रखने हेतु परिदत्त करने के हेतु अन्य व्यक्ति से प्रवंचना द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो प्रवंचना द्वारा उत्प्रेरित वह जो है उत्प्रेरित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे या किसी कार्य को करने में चूक करे जिससे उत्प्रेरित व्यक्ति को मानसिक ये आपको याद रखना है, उत्प्रेरित व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, ख्याति या संपत्ति से संबंधित नुकसान हो, तो परिस्थितियां ऐसी हों कि कार्य या चूक करने वाला व्यक्ति प्रवंचना के द्वारा किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति ने छल किया है। छल यानी झूठ बोलना, सीधा सीधा मतलब ये है। आपको ये 415 धारा याद रखनी है। छल और कूट रचना में क्या अंतर है? छल के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के असत्य कथन पर कोई कार्य या कार्यलोप यानी कार्य न करने को उत्प्रेरित करता है, जबकि कूट रचना के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मिथ्या दस्तावेज यानी झूठा डॉक्यूमेंट्स, मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेजों के भाग को रचता है। तो क्या है? छल में असत्य कथन पर कोई कार्य या करने या कार्य न करने के लिए उत्प्रेरित करता है। छल के द्वारा कोई कार्य करने या न करने के लिए उत्प्रेरित करता है। कूट रचना के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेजों के भाग की रचना करता है। रिष्ट क्या है? तो आशयपूर्ण ढंग से किसी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से हानि या नुकसानजनक कार्य रिष्टिक है। रिष्टि क्या है? आशयपूर्ण ढंग से, उसमें आशय होना चाहिए। आशयपूर्ण ढंग से किसी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से हानि या नुकसानजनक कार्य करना रिष्टि कहलाता है, जिससे किसी संपत्ति का नाश हो या उस संपत्ति की स्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि संपत्ति का मूल्य, संपत्ति की उपयोगिता कम होती हो या उस संपत्ति पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता हो। आपराधिक अतिचार के क्या आवश्यक तत्व हैं?
क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार सिद्ध होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति में या संपत्ति पर प्रवेश, यदि ऐसा प्रवेश वैध है तो वहाँ विधि विरुद्ध ढंग से उस संपत्ति पर बने रहना। प्रवेश तो वैध है लेकिन विधि विरुद्ध ढंग से वहाँ बने रहना, ये भी आपराधिक अत्याचार है। उस संपत्ति में या संपत्ति पर बने रहने का आशय, तो उसमें आशय कौन कौन सा है? उस संपत्ति में या संपत्ति पर बने रहने का कोई आपराधिक कार्य करना हो, कब्जाधारी व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित, क्षोभ उत्पन्न करता हो, यानी जो पहले वहाँ से कब्जा किया हो। तो कौन कौन सा? पहला जो है कोई अपराध करना हो, दूसरा कब्जाधारी व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षोभ यानी खींच उत्पन्न करता हो। द्विविवाह से आप क्या समझते हैं? तो द्विविवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में है। किसी विधिपूर्ण ढंग से विवाह होना चाहिए। किसी विधिपूर्ण ढंग से विवाहित पुरुष या स्त्री द्वारा उस विधिपूर्ण विवाह के जारी रहते हुए, यानी तलाक न हुआ हो, उस विधिपूर्ण विवाह के जारी रहते हुए किसी अन्य पुरुष या स्त्री से विवाह करना ही द्विविवाह है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 किसी पत्नी या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह अर्थात द्विविवाह को प्रतिबंधित करती है तथा द्विविवाह एक दंडनीय अपराध मानती है। यह धारा ऐसे द्विविवाह को शून्य बनाती है। यह धारा सिर्फ हिंदू, पारसी और ईसाइयों पर ही लागू होती है। तो किस पे? हिंदू, पारसी, ईसाई तीनों पे लागू होती है। 494 लागू होने के आवश्यक तत्व क्या हैं? जिस समय अभियुक्त ने विवाह किया हो उस समय उसका पति या पत्नी जीवित हो तथा उनके मध्य जो है वैध विवाह अस्तित्व में हो। जिस समय दूसरा विवाह किया हो उसमें पति या पत्नी जीवित है और उनके मध्य जो है वैध विवाह का अस्तित्व हो। अभियुक्त द्वारा किया गया दूसरा विवाह पहली पत्नी अथवा पति के जीवन काल में किए गए होने के कारण दूसरा विवाह जो है शून्य हो जाता है, क्योंकि पहला विवाह पहले से ऑलरेडी है और दूसरा विवाह जो होगा वो शून्य होगा। बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग क्या होता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 403 बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग को परिभाषित करती है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का संपत्ति प्राप्त करते समय बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था, परंतु संपत्ति प्राप्त करने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानीपूर्ण आशय से संपरिवर्तन कर लेता है, तो वह व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है। यानी संपत्ति प्राप्त करते समय उसका जो है आशय बेईमानीपूर्ण नहीं था, परंतु जब संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो संपत्ति का जो है बेईमानीपूर्ण आशय से संपरिवर्तन कर लेता है। ये जो है आपराधिक दुर्विनियोग है। इसके आवश्यक तत्व क्या है? अपराध या बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग के तो प्रश्नगत संपत्ति जो है चल संपत्ति हो संपत्ति जो है चल संपत्ति होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रश्नगत संपत्ति का वास्तविक स्वामी कोई अन्य व्यक्ति हो, मतलब खुद की संपत्ति पे नहीं हो सकता, उसका स्वामी कोई अन्य व्यक्ति हो। और तीसरा, अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से बेईमानीपूर्ण दुर्विनियोग किया हो या स्वयं के हित में संपत्ति का संपरिवर्तन किया हो। देखिए, व्यपहरण और अपहरण इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको समझना है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। व्यपहरण और अपहरण, तो व्यपहरण जो है 16 वर्ष से कम आयु के बालक, ध्यान दीजिएगा, आयु आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। व्यपहरण 16 वर्ष से कम आयु के बालक, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या किसी भी आयु का विकृत चित्त यानी पागल व्यक्ति के संबंध में होता है। व्यपहरण 16 वर्ष से कम आयु का बालक, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या किसी भी आयु का पागल, जबकि अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति के संबंध में हो सकता है। जबकि अपहरण किसी भी आयु के
व्यक्ति के संबंध में हो सकता है। व्यपहरण में एक व्यक्ति को उसी व्यक्ति की संरक्षता से पृथक किया जाता है। व्यपहरण में एक व्यक्ति को उस व्यक्ति की संरक्षता से पृथक किया जाता है जो व्यपहरित व्यक्ति की संरक्षता के लिए प्राधिकृत है। अपहरण में संरक्षता का कोई मापदंड नहीं होता। व्यपहरण में बल प्रयोग आवश्यक नहीं है। व्यपहरण में बल प्रयोग आवश्यक नहीं है। अपहरण में बल प्रयोग या कपटपूर्ण दुर्भावना आवश्यक तत्व है। व्यपहरण में अभियुक्त का आशय महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यपहरण में अभियुक्त का आशय महत्वपूर्ण नहीं होता, जबकि अपहरण में अभियुक्त का आशय महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो इतने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपको करा दिए गए। 3 भाग जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है आईपीसी की। काफ़ी जो है लीगल के प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। अभी कुछ और वीडियोस बननी बाकी है, तो वो धीरे धीरे आपको मिल जाएगी एग्ज़ाम तक। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।